प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने महत्वपूर्ण ज्योतिषीय कार्यक्रम के साथ कुंडली विश्लेषण में। आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे मैं 2-3 बातें बहुत अच्छी कहूँगा जो लाभ भाव से संबंधित होंगी। किसी भी स्थिति में अगर जन्म कुंडली का लाभ भाव लग्न से संबंध बनाता हो, मतलब लग्न में लाभ भाव के स्वामी बैठे हों या लाभ भाव के स्वामी लग्न को देखते हों या लग्न का स्वामी लाभ भाव में बैठा हो और गुरु का प्रभाव या तो लग्न या तो लग्नेश या तो लाभ, इन तीनों भावों से संबंध किसी एक भाव से बना लेता हो, या तो लग्न को गुरु देखते हों या तो लाभ भाव को गुरु देखते हों या लग्नेश को गुरु देखते हों, ऐसा जातक अपने जीवन काल में एक से अधिक जगह से धन कमाने के साथ साथ व्यापारिक विचारों से ओतप्रोत होता हुआ मजबूत निर्णय लेने का साक्षी और किसी भी तरीके से धन कमाने में माहिर होता है। इसका समाज इसे निश्चित रूप से सुरक्षात्मक दृष्टिकोण रख करके समाज का व्यक्ति पोषण करता है और समाज इसका पोषण करता है। ऐसे लोग चुनाव में, राजनीति में, सेना में, उसके बाद बहुत सारे ऐसे विषयों में मजबूत पद को प्राप्त करते हैं जहां उनके निर्णयों से बहुत लोगों का घर चलता हो या फिर उसके अंडर में बहुत लोगों का प्रभाव होता हो, बहुत लोग उसके अंडर में काम करते हो, है ना। पदस्थ अधिकारी बनने का योग। अगर राजनीति होगी तो राजनीति में व्यक्ति विधायक या सांसद हो जाएगा। और इतना ही नहीं, अपने सत्कर्म और दुष्कर्म सभी प्रकार से धन कमा लेता है। वो टेबल के ऊपर से शुद्ध आमदनी भी जनरेट करता है और ऊपरी आमदनी भी उसके पास आती रहती है। उसके पास आय के एक नहीं बहुत सारे स्रोत और साधन बनते हैं। परमात्मा की बड़ी विशेष कृपा उस पर होती है कि उसके द्वारा किए गए कभी भी जैसे होता ना कि कार्य तो उसने अनैतिक भी किए हैं पर फिर भी वो उस दोष से मुक्त होता हुआ भी नजर आता है। मतलब उसको उसका दंड नहीं मिलता। प्रकृति का दंड मिलता है, मनुष्य द्वारा, समाज के द्वारा उसे दंड नहीं मिलता। या ये कह सकते हैं कि उसके कृत्यों पर कई बार जो बुरे कृत्य होते हैं उस पर किसी की दृष्टि नहीं जाती है, वो बच जाता है, कानून की दृष्टि से हो या जैसे भी हो सके। वक्त से पहले वो वहां से निकल जाता है, हट जाता है। ऐसी स्थिति कब होती है, जो मैंने पूर्व में आपको सूत्र बताया है। एक बात और भी याद रखिए, जब कभी भी आपकी कुंडली का लग्नमान बहुत उत्तम स्थिति को प्राप्त करता हो, अर्थात 6 अंश से लेकर और 24 अंशों के बीच का लग्न हो, उसके बाद अगर जन्म कुंडली में चंद्रमा व्यवस्थित होते हो, अर्थात दशम, लग्न या चतुर्थ के साथ नवम आदि भावों से विचार करते हो, बैठे हों, चंद्रमा दशम स्थान में तो उतने नहीं पर चतुर्थ स्थान में अगर बैठे हों, और साथ ही साथ सूर्य का प्रभाव चंद्रमा से प्रभावित न हो, मतलब चंद्रमा और सूर्य आमने सामने ना हो, तो ये स्थिति भी कई बार व्यक्ति को बहुत ही प्रवृत्ति के हिसाब से, उसकी प्रवृत्ति मजबूत इच्छा शक्ति वाली होती है, वो श्रेष्ठ कृत्य करके धन कमाने वाला, युक्ति का शानदार इस्तेमाल करने वाला भी होता है। ये सारे सूत्र जो हैं वो आप लोगों को लिखना चाहिए। अब आइए, मैं यहाँ से कार्यक्रम की शुरुआत करता हूँ और सबसे पहले इनके पंचांग से आपका परिचय कराऊंगा और यहाँ से कार्यक्रम का आरंभ करते हैं। अब यहाँ से बात करते हैं पंचांग में। पंचांग बनना है इनका कुछ ऐसा जैसे वैशाख माह में जातक का जन्म हुआ है। जो भी जातक वैशाख माह में जन्मा होता है उसकी महत्वाकांक्षा ऊंची होती है, लेकिन उस महत्वाकांक्षा की पूर्ति में कई बार वो कुछ गलत निर्णय भी लेता है। मतलब उसके द्वारा जीवन में आगे बढ़ने के प्रभाव को प्राप्त करने के लिए या आगे बढ़ने के लिए कई बार उसे गलत कृत्य भी करते हुए देखा जाता है या गलत निर्णय भी लेते हुए देखा जाता है। उत्तरायण में जितने भी, चूंकि ये वैशाख का प्रभाव है तो चैत और वैशाख माह में सूर्य तो उत्तरायण होते ही हैं, तो उत्तरायण में जितने भी शुभ ग्रह होते हैं जैसे सूर्य, बुध, गुरु, चंद्रमा और शुक्र आदि, ये सब बली होते हैं और इनके बलवान होने से जातक का पक्ष बलवान होता है सकारात्मक व्यवहार के मामले में। ग्रीष्म ऋतु, शनिवार, शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि,
शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि के जो चंद्रमा होते हैं वो व्यक्ति को व्यवस्थित और शानदार जीवन जीने वाला बना देते हैं। धनाढ्य होता है, मजबूत इच्छा शक्ति का होता है, अच्छे और लंबी आयु का प्राप्त करने वाला होता है और शनिवार को जन्मे होने से थोड़ी दुखी मानसिकता का, असंतोषी प्रवृत्ति का भी होता है। शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि मघा नक्षत्र। ऐसे लोग कई बार जहां क्रोध करना होगा वहां क्रोध नहीं करेंगे। ये सिंह राशि के अंतर्गत आने वाला नक्षत्र है। सूर्य की ये मूल त्रिकोण राशि है। ऐसे लोग जो मघा नक्षत्र अर्थात सिंह राशि में जन्मे होते हैं, कई बार उनका प्रभाव राजनीति, रासायनिक चीज़ें, सैनिक सेवा और कला के क्षेत्र से, डॉक्टरी के क्षेत्र से, सर्जन के, डॉक्टरी में सर्जन का क्षेत्र बहुत ही विशाल स्थापित हो जाता है। और मघा नक्षत्र पे पितरों का प्रभाव ज़्यादा होता है, तो ओम पितृभ्यो नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। अर्यमा नाम के पितर इस नक्षत्र के स्वामी देवता है। ओम अर्यमने नमः भी कह सकते हैं या ओम पितृभ्यो नमः, इस मंत्र का जप करना चाहिए। अमावस्या को निश्चित रूप से अपने पितरों के नाम पे दान करना चाहिए ब्राह्मण को। मीठा जल, कंबल, कुशा की चटाई, है ना, दूध, दही, लस्सी, छाछ, उसके बाद कपड़े, शहद, चीनी, सफ़ेद पुष्प, ये सब ब्राह्मण को दान करना चाहिए। साथ ही साथ अगर बात बन पड़े तो तांबे का नाग भी शिवलिंग पे अर्पित करना चाहिए। भृंगराज की जड़ जो लोग मघा नक्षत्र में जन्मे हों उन्हें धारण करना चाहिए अपने गले में। व्याघात योग चोट चपेट की घटना लेके आता है और कई बार आर्थिक नुकसान देता है। क्षत्रिय वर्ण और राक्षस गण होगा, इस कारण से व्यक्ति के अंदर एग्रेशन भी देखने को मिलेगा, मतलब जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति, निर्णय जल्दी से मुझे प्राप्त हो जाए। क्षत्रिय वर्ण के कारण राजसिक प्रभावों का प्रभाव बढ़ेगा और इसके कारण व्यक्ति में कई बार कट्टरता भी बढ़ जाती है और शठता भी कई बार बढ़ जाती है। ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, मोह, मात्सर्य भी है, तृष्णा भी है। इन सभी चीज़ों का समावेश जीवन में होते देखा जाता है। कुल मिलाकर के ये आपकी कुंडली का ऐसा प्रभाव है। यहाँ आपको अपने दाम्पत्य पे भी बहुत संभल करके चलना होगा। दाम्पत्य हालांकि इस कुंडली का बहुत अच्छा है, पर फिर भी विवाह के विलंब के योग कई बार बन जाते हैं या कई बार वाणी के कठोर हो जाने के कारण दूषित व्यवहार का व्यक्ति को दोष लग जाता है। वो व्यक्ति दूषित व्यवहार करने वाला होता है या कई बार अपनी वाणी के कारण बेवजह शत्रुता पालता रहता है। इतनी सारी चीज़ें। अब आइए इनकी कुंडली के ग्रह के अंश से आपका परिचय करा देता हूँ। पंचांग में सबसे अच्छी बात है कि चंद्रमा धन वाले बन रहे हैं। उसके बाद वार के अधिपति जन्म हुआ है इनका शनिवार को। वार के अधिपति जो है वो व्यक्ति को असंतोषी प्रवृत्ति का बना रहे हैं। व्यक्ति असंतोषी हो सकता है, मतलब उसके पास इच्छा है, उसकी पूर्ति हो जाने के बाद भी कई बार वो मृत्यु के शैया पे लेटे होने के बाद जब भी उससे प्रश्न पूछा जाता है तो वो यही कहता है, ये बात बाकी रह गई, ये मैं नहीं कर पाया या नहीं कर पाई। तो ये जो सवाल खड़ा होता है दिमाग में, वो इसी शनिवार के कारण जो असंतोषीपन की प्रवृत्ति है वो जातक को प्राप्त होती रहती है। जो खूंखार स्वभाव कभी कभी बनता है, कड़वाहट आती है व्यवहार में और वाणी में, कभी कभी कसैलापन आता है, रूखापन आता है, वो इसी शनिदेव के प्रभाव के कारण आता है। जो विवाह में विलंब हुआ, जो वाणी कठोर हुई, जो कुटुंब से मतभेद हुआ, जो संबंध ऊंचे और लंबे ऊंचाइयों को प्राप्त नहीं कर पाए, वो इसी शनिदेव के प्रभाव के कारण हुआ। अब मैं बात यहाँ से ग्रह के अंश पर आपका ध्यान लेकर आता हूँ। बात जब ग्रहों के अंश की होगी यहाँ पे, तो सबसे पहले लग्न का मान 29 अंश का बना है। ये 29 अंश का जो लग्न मान होगा ये व्यक्ति के निर्णय को और उसके स्वास्थ्य को कमज़ोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस वजह से यहाँ हमें अपने निर्णय, अपने व्यवहार कुशलता और साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य पर बेहतर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। बिल्कुल भी उसको लेकर के कोई भी ऐसे होता है कि आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान नहीं रख पाते, लापरवाही। उसके बाद अगर सूर्य की बात करते हैं तो वो सूर्य भी 29 अंश पे ही विराजमान है। इस वजह से इनका प्रभाव व्यक्ति के व्यय को संतुलित नहीं कर पाएगा और इम्यून के कमज़ोर होने के कारण, रोग प्रतिरोधक क्षमता के कमज़ोर होने के कारण व्यक्ति का मन, मस्तिष्क और जैसे कहते हैं स्वास्थ्य वगैरह की बात मैं जो कर रहा था उसमें गड़बड़ी हो जाती है।
चंद्रमा 11 अंश पे बैठे हैं, मघा नक्षत्र, और इनका प्रभाव बहुत उत्तम होगा, व्यक्ति को भाग्यशाली बनाएंगे, स्वतंत्र कारोबार करने वाला भी बना सकते हैं। मंगल 15 अंश पे बैठे हैं, आर्द्रा नक्षत्र में, मिथुन राशि में, इनका भी प्रभाव जातक को लगभग बेहतर ही परिणाम देने वाला होगा। पर चूंकि शनि और मंगल का प्रभाव है, राहु का प्रभाव अष्टम भाव से है, यहाँ व्यक्ति के बेहतर स्वास्थ्य में कई बार प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा, लंबी आयु कष्टप्रद होती है, चोट चपेट की घटनाएं होती हैं, या कई बार व्यक्ति को नुकसान में भी जाना पड़ता है। अष्टम भाव के मंगल ऑपरेशन, पेट और कई तरीके की समस्या देने वाले भी हो जाते हैं। यहाँ व्यक्ति को अपनी सुरक्षा, पड़ोसियों से, चाकू छुरी से, सिंह वाले जानवरों से, गोला बारूद बंदूक आदि से सावधानी बरतनी होगी। बुधदेव जन्म कुंडली में 13 अंश पे बैठे हैं, रोहिणी नक्षत्र में वक्री हैं, पर अस्त नहीं है क्योंकि सूर्य का प्रभाव उनके ऊपर विशेष नहीं होगा। इस वजह से बुधदेव यहाँ वक्री होकर के थोड़े निगेटिविटी के साथ परिणाम करेंगे, तो व्यक्ति की चपलता को कई बार कमज़ोर करेंगे। वक्त बीत जाए और प्रश्न का उत्तर जब ढूंढा जाए, उस समय व्यक्ति का उत्तर उसके पास नहीं रहे, बाद में उसकी बुद्धि कई बार काम करते देखी जाती है। हालांकि यहाँ पे तर्क कई बार कुतर्क में भी बदलते देखा जाता है। बुध का प्रभाव व्यक्ति को इमोशनल और सेंटिमेंटल बना रहा है। देवगुरु बृहस्पति 18 अंश पे बैठे हैं, इस कारण से व्यक्ति के अंदर धार्मिकता, सात्विकता और यशस्विता निश्चित रूप से बनी रहेगी। शुक्र का प्रभाव आपकी कुंडली में 9 अंश पे बना है। इनकी दृष्टि का प्रभाव, बुध की दृष्टि का प्रभाव और गुरु की दृष्टि का प्रभाव आपको भाग्यशाली, यथार्थवादी, मजबूत मानसिकता और शुद्ध, सात्विक, अनुभवी, गांभीर्य, विषय की गंभीरता को समझने वाला और सामाजिक बनाने का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर देंगे। ये तीनों ही ग्रह आपको बहुत ही श्रेष्ठ परिणाम देने वाले बनेंगे। शुक्रदेव 9 अंश पे बैठे हैं, ये भी ठीक बैठे हैं, इनमें भी कोई गड़बड़ी नहीं है। ये बहुत अच्छे हैं कि कम से कम आपको दाम्पत्य का एक अच्छा वर प्राप्त करने का अवसर दे जाते हैं। शनिदेव जन्म कुंडली में 19 अंश पे वक्री हैं, दूषित हो जाएंगे। 20 अंश से ऊपर होते तो थोड़ी कमज़ोर होती बात उनकी निगेटिविटी वाली, लेकिन 19 अंश पे हैं तो थोड़ी निगेटिविटी इनकी बढ़ जाएगी। इसके कारण कई बार आपके संबंध मित्रों से, कुटुंबजनों से पैतृक संपत्ति और धन इकट्ठा करने को लेकर के नुकसान में देखा जाता है। हालांकि इनका प्रभाव व्यक्ति को आयु तो देता है, पर उसके साथ संघर्ष भी दे देता है। राहुदेव जन्म कुंडली में केंद्र में बैठे हैं, और वो जिस भाव में बैठे हैं उस भाव का शनि, उस स्वामी, उस भाव के शनिदेव उन्हें देख रहे हैं। इस वजह से राहु का बल ठीक होगा, क्योंकि राहु से 4 घर आगे गुरु, शुक्र और बुध जैसे 3 शुभ ग्रहों का प्रभाव, जो शुक्र इस कुंडली के लिए 12वें के स्वामी होकर के सप्तम भाव में बैठे हैं, पापक नहीं होंगे। सप्तम में बैठे हैं 25% है थोड़ा कम। बुध यहाँ पे सामान्यतः जो स्थिति बनी है, ये भी सप्तम भाव है, हालांकि राहु और शनि का प्रभाव यहाँ नहीं है। इस वजह से तीनों ही में से कोई भी ग्रह यहाँ पे प्रबल मारक की भूमिका में नहीं आएगा, और सामान्यतः अपने वो नेचुरली सामान्यतः शुद्ध परिणाम ही जातक को देने वाले बनेंगे। सप्तम भाव मारक होता है, वहाँ बैठा ग्रह जरूर मारक का प्रभाव लेता है, लेकिन जब तक उस पे शनि या राहु या मंगल का कोई संबंध नहीं होता, तब तक वो मारक की भूमिका में नहीं जाता। द्वितीय भाव के स्वामी गुरु हैं, उन पे भी शनि, मंगल, राहु, केतु का कोई प्रभाव नहीं है। इस वजह से यहाँ पे न तो गुरु मारक होंगे, न तो राहु मारक होंगे, न तो शुक्र होंगे, न तो बुध होंगे। मारक प्रभावों से प्रभावित वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए चतुर्थ और तीसरे भाव के स्वामी होकर के शनिदेव मारक होंगे, क्योंकि वो मंगल के प्रभाव में हैं, और साथ ही साथ केतु का भी असर है। इस वजह से शनि और केतु, मंगल, राहु, ये चारों ग्रह इस कुंडली में, मंगल तो प्रधान मारक नहीं होंगे, शनि प्रधान मारक होंगे, केतु और राहु सहायक मारक होंगे। अष्टम भाव पर लग्नेश की स्थिति का बैठना, राहु से दृष्ट, शनि से दृष्ट होने के कारण राहु और मंगल की दशा जातक को कई बार कार्य में बाधा देने वाली, समस्या उत्पन्न करने वाली, मानसिक विकलता देने वाली, अनिद्रा की समस्या को बढ़ाने वाली, बेवजह कई बार कार्य में रुकावट डालने वाली, आगे बढ़ने से व्यक्ति जितनी बार कोशिश करता है उतनी बार उसको मार्ग न दिखाए, ऐसी स्थिति से दो चार कराने वाली होती है। इस अवस्था में आपको स्वतः स्टेप लेकर के आगे बढ़ना होता है
और निश्चित रूप से अपने आप को स्वतंत्र करना होता है, क्योंकि यहाँ पे जब जन्म कुंडली में मंगल या राहु का प्रभाव अष्टम भाव से संबंध बनाएगा तो कुछ ऐसे ही भूमिका में जातक को लेके जाता है। और एक पक्ष और भी ये है कि मंगल और शनि एक दूसरे से आमने सामने हैं। जब कभी भी ये केंद्र में एक दूसरे से हो जाते हैं तो व्यक्ति के जीवन को कई बार उदाहरण बना देते हैं। तो कई बार ये उदाहरण व्यक्ति अच्छे के लिए बनता है और कई बार बुरे के लिए बन जाता है। तो विषम परिस्थिति का निर्माण भी यहाँ पे शनि मंगल राहु के कारण होता दिख रहा है। पर यहाँ पे गुरु शुक्र बुध चंद्रमा ये सारे ग्रह और यहाँ तक कि सूर्य भी आपकी कुंडली में बहुत मजबूत और श्रेष्ठ परिणाम करने वाले बनेंगे। इतना ही नहीं, ये कई बार व्यक्ति को सरकारी अच्छे पदों पर विभूषित करने वाले, कुल खानदान का पोषक, खानदान और कुल का नाम रोशन करने वाला और बेहतरी की कोशिश करते रहने वाला, नैतिकीय तत्वों का जिम्मेदार और संचालक होता है, क्योंकि उस सूर्य के ऊपर किसी भी पापक ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है। केतु जो देख भी रहे हैं तो बड़े सामान्य दृष्टि से देख रहे हैं। तो ये आपकी कुंडली में ग्रह के डिग्री की बात हो गई। अब मैं यहाँ रोक करके आपके नक्षत्र से आपका परिचय करा देता हूँ। कौन से ग्रह किस नक्षत्र में बैठे हैं और उनका क्या फल जातक के जीवन में उसकी दशा काल में प्राप्त हो सकता है, इस पे चर्चा कर देता हूँ। बात अगर नक्षत्र की करेंगे तो विचार करिए, सबसे पहले बात सूर्य की होगी। कृतिका नक्षत्र में बैठे हैं और वो उच्च के हैं, प्रभाव में कोई गड़बड़ी नहीं है। व्यक्ति को समझदार, विपरीत परिस्थितियों से लड़ने वाला और युक्ति पूर्वक लड़ने वाला, ऐसे अपनी सामर्थ्य शक्ति का गलत इस्तेमाल नहीं करने वाला होता है। तो यहाँ जातक का बलवान स्थिति को प्राप्त करेगा। सूर्य का बल मंगल बढ़ा रहे हैं, सूर्य का बल चंद्रमा भी बढ़ा रहे हैं, सूर्य का बल यहाँ तक कि कई बार राहु भी बढ़ा रहे हैं और गुरु शुक्र बुध तो बढ़ा ही रहे हैं। तो सूर्य की दशा में विशेषतया जातक धन और मान, पद प्रतिष्ठा, नौकरी और प्रमोशन के साथ अच्छे जगह पे स्थानांतरण का, लक्ष्मी धन योग को प्राप्त करने वाला होता है। चंद्रमा जन्म कुंडली में मघा नक्षत्र में बैठे हैं, व्यक्ति को संशयों में जीने वाला बना देते हैं, है ना। और इसे कहते हैं ना, गंडमूल की बात होती है, मूल संज्ञक नक्षत्र की बात होती है। यहाँ पे आपको नक्षत्र की शांति करानी होती है, पितरों की पूजा करानी होती है। मंगलदेव जन्म कुंडली में आर्द्रा नक्षत्र में राहु से दृष्ट हैं और स्वयं के नक्षत्र में राहु देव भी बैठे हैं। इस आधार पर जो मंगल का प्रभाव होगा वो जातक को चोट चपेट की घटनाएं देने वाला, एक्सीडेंटल, और यहाँ अग्नि तत्व की प्रधानता के कारण स्वभाव में गर्मी देखने को मिलती है। वो बहुत जल्दी किसी चीज़ पे रिएक्ट करता है और बर्दाश्त उससे बड़ा कम होता है। ये जो स्वभाव है वो शनि और मंगल राहु के कारण है। जन्म कुंडली का अष्टम भाव कई बार ससुराल वालों से छोटे मोटे मतभेद, बहुत छोटा सामान्य भी बड़ा स्वरूप, बड़ा भीषण बात हो जाए, ऐसी स्थिति मंगल दे जाते हैं। लुके छिपे तौर पे लोग आपको देखते हैं, आपको निहारते हैं और आपके बारे में बुरी बात करते हैं या बुरा सोचते हैं। इस वजह से अपने अंगों का, अपने कपड़ों का विशेष ध्यान रखें, अपनी सुरक्षा का, और यात्रा में तो विशेषतया निश्चित रूप से बहुत सावधानी बरतें। बुधदेव जन्म कुंडली में रोहिणी नक्षत्र में बैठ करके आपको बिल्कुल ही कोमल मानसिकता का बना रहे हैं। आपके दिमाग में कोई राजनीति नहीं है और बिल्कुल ही कृतज्ञता का भाव दे रहे हैं। उसके बाद देवगुरु बृहस्पति रोहिणी नक्षत्र में वो भी बैठ रहे हैं, यहाँ पे आपको यशस्विता का वर दे रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति चंद्रमा के नक्षत्र में बैठ करके, चंद्रमा जन्म कुंडली के मघा नक्षत्र में बैठ करके, और वो जो केतु हैं वो सामान्यतया इस कुंडली में चंद्रमा और केतु का कोई ऐसा दोष तो है, 7 और 11 अंश का दोष होगा, पर सामान्यतया मैं एक बात जरूर कहूँगा कि गुरु का प्रभाव आपको आगे ले जाने में सक्षम बना रहा है और लाभ प्राप्त करने की तरफ आपको मोड़ रहा है। शुक्रदेव जन्म कुंडली में आपको व्ययी बना रहे हैं। व्यक्ति धन खर्च करने में सोचता नहीं है, लेकिन हाँ, किसी का खाना नहीं चाहता है। ये नहीं कि चलो आज उनका हड़प लिया, आज उनका ले लिया, आज उनका खींच लिया, ऐसा नहीं होगा। शनिदेव आपकी कुंडली में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में बैठे हैं और वहाँ वो आपके पसंद नापसंद को रेगुलेट कर रहे हैं। व्यक्ति आसानी से किसी भी विषय पे तैयार नहीं होता और आसानी से उसको कोई भी चीज़ पसंद भी नहीं आ जाती है। वो थोड़ा फंसी माइंडसेट का होता है। राहुदेव जन्म कुंडली में अपने नक्षत्र में बैठ करके व्यक्ति को भोगी प्रवृत्ति का बना रहे हैं और साथ ही साथ स्थिर शांत चित्त का बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पर वहाँ जो कभी कभी अकुलाहट और बेचैनी है वो उसी राहु और शनि के कारण है। एक पक्ष वहाँ और भी होगा कि जन्म कुंडली में उसी राहु का प्रभाव मंगल के ऊपर और उसी मंगल का प्रभाव शनि के ऊपर और उसी मंगल का प्रभाव जन्म कुंडली के तीसरे भाव पे अपनी 8वीं दृष्टि से देख रहे हैं। इस वजह से ये सारी चीज़ें
व्यक्ति को पराक्रमी भी बना रही हैं। तो व्यक्ति का जो उच्चतम स्तर का जो पराक्रम है वो इसी राहु, इसी शनि और इसी मंगल के कारण है। जो गृह क्लेश कभी कभी बनता है, माता और पिता के बीच मतभेद बनते हैं, माता और पिता में से किसी एक का स्वास्थ्य अगर खराब रहता है तो इसी राहु, मंगल और शनि के ही कारण होता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ मंगल लग्नेश तो हुए पर राहु से दृष्ट हो गए, लेकिन उनका दोष किस तरीके से समाप्त हो रहा है, क्योंकि केंद्र में गुरु हैं, केंद्र में चंद्रमा है, केंद्र में शुक्र और बुध भी हैं। वैसे वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए शुक्र और बुध कोई भी अच्छे नहीं होते, पर सामान्यतः लग्न पे वो देख तो कम से कम रहे हैं, इस वजह से उनके नुकसान परक जो चिन्ह बनेंगे वो भी जातक के लाभ में ही काम कर जाएंगे। वो चाह करके भी कई बार बुरे परिणाम नहीं दे पाएंगे। धन भाव के स्वामी का संबंध 12वें भाव के स्वामी के साथ 7वें भाव में हो रहा है। यहाँ व्यक्ति धन बचाता भी है, धन कमाता भी है, पर स्टेट बनाने के लिए जब कोशिश करता है तो उसके लिए कई बार वो संपत्ति थोड़ी कम पड़ती है। यहाँ उसके नौकर चाकर से कई बार उसे मतभेद में जाते हुए देखा जाता है ना। पार्टनरशिप में तो अच्छाई देखने को मिल रही है, दाम्पत्य बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, पर सामान्यतः जो अष्टम भाव है जहाँ शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव है वहाँ पे गड़बड़ी भी नजर आ रही है, हमें वहाँ से सावधानी भी प्राप्त करनी होगी। तो ये आपकी कुंडली में ग्रहों का नक्षत्र हो गया। अब मैं आपकी कुंडली पे बेसिक बात बता देता हूँ, जैसे किस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नक्षत्र अगर दान करना हो तो मघा बढ़िया है, उसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में रोहिणी, आर्द्रा, पुष्य, पुनर्वसु, रोहिणी मैंने कहा, कृतिका भी काफी हद तक आप ले सकते हैं। तो ये नक्षत्र किसी भी कार्य, उत्तराषाढ़ा ये नक्षत्र भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मित्रता मीन और कर्क वालों से करें, शत्रुता न करें मकर, सिंह और वृष वालों से। ये कुंडली स्वतंत्र कारोबार निश्चित रूप से कर सकती है। अगर व्यापार करते भी हैं तो साइड बिजनेस जरूर करें, और कई बार तो मैं ये भी कहूँगा कि जब तक साइड बिजनेस अपना नहीं करेंगे तब तक आपकी नौकरी आपको स्वतंत्रता नहीं दे पाएगी, उसी में उलझे रहेंगे। आरंभ में कोई काम करने चलेंगे तो तकलीफें होंगी, दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, पर निश्चित रूप से ये उदाहरण बनेंगे समाज के लिए और निरंतर निर्बाध गति से आप आगे बढ़ते रहने वाले बनेंगे। उसके बाद अगर बात करें तो लग्न कुंडली में सूर्य उच्च के हैं दशमेश होकर के। नवांश कुंडली में सूर्य भाग्य भाव क्या बोलते हैं कि भाग्य भाव की मूल राशि में, मतलब 9 नंबर की राशि यहाँ बननी चाहिए कालपुरुष की कुंडली में, गुरु से दृष्ट हैं, शुक्र उच्च के, शनि दिशा के बल से बलवान, सूर्य राहु और केतु के संपर्क में और गुरु राहु और केतु के संपर्क में है। इस वजह से व्यक्ति का जो चरित्र बल है, जो बौद्धिकता है, जो नैतिकता है, वो कभी कभी राहु और केतु की दशा में प्रभावित होती हुई नजर आ सकती है। याद ये भी रखना होगा कि आपकी कुंडली में दिन मंगलवार और गुरुवार के साथ सोमवार का आजीवन धारण करने वाला रत्न इस कुंडली में गुरु का रत्न पुखराज बनेगा। इसके अतिरिक्त अगर कारोबार में और भी ज़्यादा स्थिरता चाहते हो, नौकरी और प्रमोशन की और भी ज़्यादा अभिलषित इच्छा हो, तो आप गुरु के रत्न पुखराज से अपना काम बना सकते हैं। पूर्णिमा का व्रत या अमावस्या को ब्राह्मण को दान निश्चित रूप से बहुत आवश्यक होगा। सोमवार का व्रत भी इस कुंडली में किया जा सकता है। शिव जी को दही, दूध, जल, घी और शहद पंचामृत का स्नान जरूर कराना चाहिए। इसके बाद अगर बात बन पड़े तो सूर्य को पंचांग प्रणाम करें, ये बहुत ही आवश्यक होगा। मंदिर धोने का काम करना चाहिए और किसी भी अवस्था में मजबूत निर्णय लेने से पहले अपने से बड़ों का सलाह मशविरा अवश्य कर लेना चाहिए। अगर विभिन्न वर्ग चार्ट के आधार पर मैं आपसे बात करूं तो किस दशा काल में हमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना होगा? स्वास्थ्य में शनि कमजोर करेंगे, सूर्य भी राहु और केतु, सूर्य शनि राहु और केतु की दशा स्वास्थ्य को कमजोर कर सकती है, जिसमें सूर्य नेत्रों से संबंधित समस्या दे सकते हैं, शुक्र जांघ और घुटने से संबंधित समस्या दे सकते हैं, शनि वात से और राहु फेफड़े से संबंधित समस्या दे सकते हैं। बाकी गुरु बुध चंद्रमा और मंगल आपको अनुकूल वातावरण में लेके जाएंगे और स्वास्थ्य का लाभ देंगे। भवन भूमि वाहन से संबंधित अगर कोई भी निर्णय लेना हो तो सूर्य मंगल गुरु शनि शुक्र चंद्रमा लगभग इस कुंडली में ये सारी चीजें ठीक दिखाई दे रही हैं। भाग्य का बल समझ में आएगा, शुक्र बुध गुरु चंद्रमा मंगल और शनि की राहु और सूर्य की दशा में कमजोर जाएंगे, भाग्य में कमजोर होगा, शनि की दशा में भाग्य का बल कमजोर होगा। माता और पिता को लेकर के स्वास्थ्य में सावधान रहना होगा शनि की दशा में और साथ ही साथ जन्म कुंडली में राहु की दशा में। बाकी सूर्य शुक्र गुरु चंद्रमा और मंगल ये आपके माता पिता के स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने में सहयोगी होंगे।
संतान का पक्ष इस कुंडली में गुरु राहु के कारण, बुध के कारण और मंगल के कारण ठीक रहेगा, जबकि सूर्य और चंद्रमा के कारण संतान का पक्ष कभी कभी इस दशा काल में कमजोरी को प्राप्त कर सकता है। सूर्य को बलवान बनाने के लिए नियमित दिनचर्या का पालन करें, सूर्योदय से पहले जगें और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। लाल चंदन की माला गले में धारण करें और साथ ही साथ सूर्य को अर्घ दें। मांसाहार का त्याग करें, बिल्कुल भी नुकसान करेगा। बाजार का सामान और मांसाहार ये बहुत ही नुकसान कर सकता है इस कुंडली को। जितना ज़्यादा कृतज्ञ होंगे, काम जो कोई भी बन जाए उसको बनने से पहले कुछ भी किसी के बारे में, उस कार्य के बारे में कोई चर्चा ना करें। चंद्रमा को बलवान बनाना चाहते हैं तो राम रक्षा स्तोत्र करें, सूर्य को अर्घ दें। ये बात तो मैंने कही है पूर्व में भी, पर शिव जी की पूजा भी की जा सकती है। सामान्यतः मैंने जो पंचामृत स्नान बोला है वो बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। मंगल और बुध आपकी कुंडली में 100% परिणाम कर रहे हैं, उनको ठीक करने के कोई अलग से उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। देवगुरु बृहस्पति भी 50% का पक्ष आपके साथ में लेके आ रहे हैं। शुक्र और शनि को कमज़ोर होना चाहिए, वो कमज़ोर हैं, उनको भी ठीक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। विशेषतः अगर साधना चाहते हैं तो आप ब्रह्मचर्य का पालन करें और नियमित दिनचर्या का पालन करें। अनुशासन का पालन आपकी कुंडली में शनि को बलवान बना देगा। राहु और केतु आपकी कुंडली में 50% अच्छे हैं, ज़्यादातर पक्ष उनका आपके लाभ में ही काम करने वाला है। इतना बन रहा है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो सूर्य जन्म कुंडली में अपनी दशा काल में यश और प्रतिष्ठा की वृद्धि करेंगे। चंद्रमा आपकी कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर थोड़ा बहुत स्वास्थ्य में व्यय दे सकते हैं। मंगल जिस स्थिति में बैठे हैं उस आधार पर आपको अपनी दशा काल में धन, मान, पद, प्रतिष्ठा, संतान, दाम्पत्य, विवाह, प्रेम और यश प्रतिष्ठा की वृद्धि करेंगे। बुधदेव आपकी कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर वो ग्रह आपकी कुंडली में पराक्रम और सुख सौख्य की वृद्धि करेगा। देवगुरु बृहस्पति जिस स्थिति में बैठे हैं उस आधार पर वो अपनी दशा काल में आपको धनदायक स्थिति में लेके जाएंगे। शुक्रदेव जिस स्थिति में बैठे हैं उस आधार पर वो आपको संपूर्ण सुखों का भोक्ता बनाएंगे। दाम्पत्य, पति पत्नी का सुख लंबे तौर पे मिलता रहता है। शनिदेव जन्म कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं उस आधार पर वो आपसे स्टेट बनवाएंगे, मतलब आपकी संपत्ति बढ़ेगी और चल अचल संपत्ति में आपकी भूमिका मजबूत होगी। उसके बाद राहु आपकी कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं उस आधार पर वो आपके पराक्रम और लालच को बढ़ा सकते हैं। कई बार निद्रा अनिद्रा की समस्या भी दे जा सकते हैं। इतनी बात है। कंफ्यूजन में कई बार व्यक्ति को केतु करेंगे करियर से। केतु के साथ चंद्रमा भी कई बार व्यक्ति के करियर को कंफ्यूज करते हैं, पर सामान्यतः इस कुंडली की सबसे अच्छी बात यह है कि गुरु शुक्र एक साथ बैठे हैं और चंद्रमा उनसे केंद्र में बैठे हैं। लग्न से केंद्र में चंद्रमा, लग्न से केंद्र में गुरु, लग्न से केंद्र में शुक्र, लग्न से केंद्र में सारे के सारे शुभ ग्रह। जन्म कुंडली के जितने भी शुभ ग्रह हैं वो सारे केंद्र में बैठे हैं, या नैसर्गिक रूप से जो जन्म कुंडली के शुभ ग्रह होते हैं वो गुरु, शुक्र, बुध और चंद्रमा सारे केंद्र में हैं। इस कुंडली के लिए मंगल को केंद्र में होना चाहिए था, हो सकता दशम में बैठ जाते, भाग्य में भी बैठ जाते तो कोई गड़बड़ी नहीं होती, लेकिन अष्टम में बैठे हैं तो कई बार ये व्यक्ति के विषम परिस्थितियों के निर्माण के कर्ता धर्ता बन जाते हैं। इस अवस्था में कई बार वो आपके लिए पोषक न बन करके दूषित परिणाम करने वाले भी हो जाते हैं। भाग्य भाव खाली है, इस वजह से यहाँ पे किसी भी तरीके से उनकी दशा आपके लिए बाधक प्रभाव में नहीं जाएगी। आत्मकारक ग्रह आपकी कुंडली में जो बनेगा वो आपकी कुंडली में आत्मकारक बनेंगे दशम भाव के स्वामी। वो उच्च के हैं, बलवान हैं और निश्चित रूप से वो आपकी कुंडली के सबसे प्रणेता ग्रहों में से उनकी भूमिका सबसे पहले नंबर पे आ रही है। तो सूर्य आपकी कुंडली में आत्मकारक हैं और इस कुंडली के दशमेश हैं। इस कुंडली का जो ओरिएंटेशन है वो करियर को लेकर के बहुत ज़्यादा अच्छा है और आगे जा रहा है। सूर्य के ऊपर किसी भी प्रकार से केतु का प्रभाव कोई विशेष नुकसानदायक नहीं रहेगा, जबकि मंगल के ऊपर राहु का प्रभाव नुकसान परक योग जरूर बना रहे हैं। चतुर्थ स्थान पे शनि और मंगल का प्रभाव, राहु का प्रभाव कई बार व्यक्ति के घर में गृह क्लेश का कारण बन जाता है। सामान्यतः ये कुंडली यहाँ से सटीक भी नजर आ रही है, पर एक बात और भी है, हमें अपने व्यवहार को और भी ज़्यादा शांत करने की आवश्यकता है। हम बिल्कुल शांत हैं पर हम उसको और भी ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, सकारात्मक बना सकते हैं। वाणी पे संयम और कठोरता का त्याग करें। पराक्रम और भी ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है, बढ़ा लें तो ठीक है, मेहनत कर रहे हैं आप, ठीक है। वैसे ये कुंडली संपत्ति इकट्ठा करने पे विश्वास करें। अपने पति और पत्नी के साथ बच्चों के नाम पे, माता के नाम पे भी, पत्नी तो नहीं पर पति के नाम पे, बच्चों के नाम पे भी संपत्ति इकट्ठा कर सकती है। ये कुंडली कभी भी खाली ना बैठे, कुछ ना कुछ करता रहे तो बहुत अच्छा रहेगा। खाने पीने का काम भी इस कुंडली में बहुत अच्छा बनेगा
और कपड़े और व्यापार में अगर चाहें तो कॉस्मेटिक चीज़ों का काम भी आपकी कुंडली में बना हुआ है। इसके बाद आपकी कुंडली में यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, संतान, दाम्पत्य का प्रेम बहुत अच्छा रहेगा। नौकरी और व्यापार में नौकरी ज़्यादा अच्छी है, व्यापार के योग थोड़े कम लग रहे हैं, पर सामान्यतः आपको पहले नौकरी, दूसरे नंबर पे व्यापार जरूर ही कर लेना चाहिए। मैं तो ये बात मैंने जैसे पूर्व में कही कि कुछ भी छोटा सा व्यापार अगर करें तो बहुत अच्छा रहेगा। कंसंट्रेशन कमज़ोर हो रहा है मंगल और राहु के कारण, हमें उन्हें ठीक करना होगा बजरंगबली की पूजा करके। भाग्य को और भी ज़्यादा बलवान बनाना चाहते हैं तो चंद्रमा की पूजा करिए, शिव जी की पूजा करिए, पूर्णिमा का व्रत भी कर सकते हैं, मैंने कहा था। उसके बाद सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि करने के लिए भी शिव जी की पूजा करनी चाहिए, और ये कुंडली अपने लक्ष्य का निर्धारण करेगी और प्राप्त भी करेगी, इसमें ज़रा भी संदेह नहीं है। हाँ, ये कुंडली ऋण वगैरह अगर ले लेगी तो कई बार नुकसान कर देगी, ऐसा भी संभव है, क्योंकि 12वें भाव पे सूर्य की नीच दृष्टि जा रही है। इस कारण से कई बार वो थोड़े व्ययात्मक स्थितियों के कर्ता धर्ता या निर्माणकर्ता बन जाते हैं। क्लियर है। लग्न कुंडली के बाद नवमांश के पहले आप दशमांशा को देखिए। शुक्र का केंद्र में बैठना, शुक्र का केंद्र में बैठना, शुक्र का केंद्र में बैठना, गुरु केंद्र में, गुरु केंद्र में, गुरु केंद्र में, सूर्य उच्च के, सूर्य जन्म कुंडली में यहाँ बैठे हैं मित्र की राशि में, यहाँ दिग्बली हैं। यहाँ पे राहु और केतु का प्रभाव, लग्न कुंडली के जो लाभेश होते हैं वो यहाँ के पराक्रमेश हो जाते हैं, षष्ठेश हो जाते हैं, पर द्वितीय भाव में बैठे हैं तो कभी कभी व्यक्ति को बुध की दशा में छोटे मोटे परेशानियों से भी व्यक्ति को देखा जाएगा। हालांकि यहाँ पे मंगल का स्वग्रही हो जाना, यहाँ मंगल का जन्म कुंडली में 12वें भाव में होना तो कई बार शत्रुगत व्यवहार करने वाला, लेकिन दशमांशा चक्र ज़्यादा अच्छा बना हुआ है क्योंकि मंगल चंद्रमा रिसर्च अच्छा दे रहे हैं, एक बेहतर जो डॉक्यूमेंटेशन होता है प्रॉपर, जो उसको रोशनी देना वो बहुत अच्छा है, गुरु बहुत अच्छे बन रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि व्यक्ति अपने कारोबार में आगे बढ़ रहा है तो सब चीज़ों को छोड़ रहा है, माता पिता की सेवा भरपूर करेगा और सास ससुर की सेवा भी व्यक्ति करना चाहता है अगर वो अच्छे हैं तो। उसके बाद बुध जन्म कुंडली में बढ़िया बैठ रहे हैं, सूर्य जन्म कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में बैठ रहे हैं, पराक्रमी शनि बना रहे हैं, और वाणी का किस तरीके से पोलाइट बिहेवियर के साथ इस्तेमाल करना है वो बुध देव बता रहे हैं, है ना। तो इतनी सारी चीज़ें। नवमांश में क्या अच्छा बन रहा है, शुक्र, गुरु, सूर्य, शनि यहाँ पे थोड़े विलंब बन रहे थे, यहाँ पे शनि विलंब दे रहे थे, यहाँ पे चंद्रमा प्रेम और बहुत अच्छा एक नर्चर करने वाला भाव पैदा कर रहे थे। क्लियर है। यहाँ के चतुर्थ या पंचम भाव के स्वामी, मतलब लग्न कुंडली का पंचमेश, नवांश कुंडली का लग्नेश है। लग्न कुंडली के 6वें भाव के स्वामी यहाँ के लग्नेश बनते हैं। इस वजह से यहाँ पे कभी कभी छोटे मोटे संघर्ष देखने को मिलेंगे धन कमाने में, ऐसी बात हो सकती है, लेकिन कुंडली का जो प्रोग्रेस है वो बहुत ही मजबूत है, ऐसे कोई कमजोर नहीं, क्योंकि ग्रह लगभग आपकी कुंडली के केंद्र में आ रहे हैं। आत्मकारक ग्रह लगभग अपने आप को हर जगह बलवान और दिग्बली प्राप्त कर रहा है। चंद्रमा जन्म कुंडली में केंद्र में, यहाँ पे चंद्रमा त्रिकोण में स्वग्रही, यहाँ चंद्रमा भाव के स्वामी के साथ, तो ये दोनों ही ग्रह जब आपकी कुंडली में मजबूती से बैठ रहे हो तो कुंडली के बाकी ग्रहों को भी बलवान स्वतः बना देते हैं। क्लियर है। कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से किसी दूसरी कुंडली के साथ उपस्थित होंगे। बहुत बहुत नमस्कार।